उत्सर्जन तंत्र पहले पढ़ लिए। अब हम पढ़ेंगे पाचन तंत्र। पाचन तंत्र होता क्या है, दो पढ़ लिया हमने, एक तो मानव नेत्र भी पढ़ लिया है, इसके बाद उत्सर्जन तंत्र भी हो गया है। अब पढ़ेंगे हम अपना पाचन तंत्र। पाचन तंत्र कैसी होती है, एक रासायनिक प्रक्रिया है। पाचन तंत्र कैसी है, एक रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें जीव एंजाइम की सहायता से भोजन के बड़े अणु, जैसे भोजन के जो बड़े अणु रहते हैं जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा, ठीक है, हम अंदर खाएं भोजन में के साथ खाते हैं, ठीक है, तो वह सरल अणु कार्बोहाइड्रेट को किस में बदल देता है, ग्लूकोज में बदल देता है। प्रोटीन को किस में, अमीनो अम्ल में, जबकि वसा को किस में, वसीय अम्ल या फिर ग्लिसरॉल में बदल देता है। पाचन तंत्र में सबसे पहला भाग होता है मुंह। तो मुंह से हम खाना खाएं, मुंह में कौन सी, लार में, मुंह में जब हमने खाना खाया तो लार में कौन सा एंजाइम होता है, एमाइलेज नामक क्या होता है, एक एंजाइम होता है जिसके द्वारा कार्बोहाइड्रेट का क्या किया जाता है, का पाचन किया जाता है। तो एमाइलेज नामक एंजाइम के द्वारा कार्बोहाइड्रेट का क्या किया जाएगा, पाचन किया जाएगा। उसके बाद दूसरा भाग आता है अपना गोलेट। ये वाला हिस्सा है क्या होता है अपना गोलेट, या जिसे हम ग्रेसनी या फिर भोजन नलिका के नाम से भी जाना जाता है। यह एक नलीनुमा रचना होती है जो सीधे मुंह से सीधे कहाँ तक जोड़ती है, हमारे अमाशय को जोड़ने का काम करती है। कितने इंच होती है, लगभग 10 इंच लंबी होती है, ठीक है। इसके बाद आता है, अब आता है अपना अमाशय। अमाशय मेन ध्यान रखना है, यह एक थैलीनुमा रचना होती है। अमाशय कैसी होती है, थैलीनुमा रचना है। इसकी दीवारों पर गैस्ट्रिक ग्रंथियां होती हैं। तो पहली चीज़ तो ध्यान रखनी है कि अमाशय की जो दीवारें होती हैं इस पर कौन सी ग्रंथि होती है, गैस्ट्रिक ग्रंथि होती है, जो गैस्ट्रिक अम्ल अर्थात जठर रस का क्या करती है, उत्पादन करेगी। तो जठर रस का उत्पादन कहाँ होता है, अपना अमाशय में होती है। कौन सी ग्रंथियों के द्वारा, गैस्ट्रिक ग्रंथियाँ होती हैं जो गैस्ट्रिक अम्ल अर्थात जठर रस का निर्माण करती हैं। गैस्ट्रिक अम्ल भोजन का एक मुख्य अवयव प्रोटीन को पेप्टोन में, क्वेश्चन आता है कि यह क्या करता है, गैस्ट्रिक अम्ल भोजन का मुख्य अवयव है जो प्रोटीन को पेप्टोन में बदलने का काम करता है। तो अमाशय की प्रकृति अम्लीय होती है। अमाशय की प्रकृति कैसी होती है, अम्लीय। अमाशय का भोजन 3 से 4 घंटे तक रहता है। मतलब अमाशय भोजन अपने पास कितने घंटे तक रहता है, 3 से 4 घंटे तक अमाशय अपने पास भोजन को स्टोर करके रखता है। यहाँ पर भोजन का मंथन या आंशिक पाचन होता है। तो भोजन का मंथन और आंशिक पाचन कहाँ होगा, अपना अमाशय में होता है, ठीक है। अब आते हैं अमाशय से निकलने वाले कुछ हार्मोन। जैसे अमाशय से 2 हार्मोन निकलते हैं, रेनिन और पेप्सिन। तो 2 नाम रखना है, रेनिन और पेप्सिन। तो ध्यान रखना है, पैर कहाँ होंगे, अमाशय में। पैर क्या होंगे, पैर के पास में आ जाते हैं, मतलब ऊपर से मुंह से नीचे आएंगे, पैर से पेप्सिन और रेनिन। पेप्सिन क्या करता है, भोजन के प्रोटीन को पेप्टोन अर्थात पॉलीपेप्टाइड में, भोजन का जो प्रोटीन होता है उसे पॉलीपेप्टाइड में बदलने का काम कौन करता है, अपना पेप्सिन करता है, ठीक है। रेनिन क्या करता है, दूध की घुली हुई प्रोटीन कैसिनोजन को ठोस प्रोटीन कैल्शियम पैराकैसिनेट में बदलने का काम करता है। अमाशय में कार्बोहाइड्रेट का पाचन नहीं होता। एक क्वेश्चन ध्यान रखना है कि कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ होता है, मुंह में, लेकिन अमाशय में कभी भी कार्बोहाइड्रेट का पाचन नहीं होता। इसके बाद करते हैं हम पक्वाशय। इसके बाद बात करते हैं हम किसकी, पक्वाशय की। इसकी आकृति कैसी होती है, सी आकार की होती है। पक्वाशय आता है सी आकार की। अमाशय के पश्चात अर्धपचा भोजन, अमाशय के पास जो अर्धपचा भोजन होता है वह कहाँ चला जाता है, अपना पक्वाशय में चला जाएगा। वास्तव में छोटी आंत का ऊपरी हिस्सा, जो छोटी आंत का ऊपरी हिस्सा वाला ये वाला हिस्सा होता है उसी हम क्या कहते हैं, पक्वाशय कहते हैं। छोटी आंत के ऊपरी वाले हिस्से को पक्वाशय कहा जाता है। भोजन को पक्वाशय में पहुंचते ही सर्वप्रथम यह यकृत से निकले हुए वाला पित्तरस आकर मिलता है। यकृत से जो पित्तरस निकलने का, कौन सा, यकृत से जो पित्तरस निकलता हुआ जाकर कहाँ मिल जाता है, अपना पक्वाशय में मिलेगा। इसकी दीवारों पर ग्रंथियां पाई जाती हैं और जिससे निकलने वाले एंजाइम शेष भोजन को अपरिवर्तित स्टार्च की शर्करा अथवा प्रोटीन को पेप्टोन में बदलने का क्या कर देते हैं, काम करते हैं। पक्वाशय की प्रकृति अर्थात इसकी ग्रंथियों से निकलने वाली रसों की प्रकृति, पक्वाशय की जो ग्रंथियों से रसों की प्रकृति होती है कैसी होगी, अपनी क्षारीय। अब आती है छोटी आंत। छोटी आंत होगा, पक्वाशय के बाद भोजन कहाँ चला जाता है, छोटी आंत में चला जाता है। करीब 12-22 मीटर लंबी होती है। छोटी आंत कितनी लंबी मीटर होती है, 22 मीटर लंबी होती है छोटी आंत। इसमें इलियम भी कहा जाता है, इसमें इलियम भी कहा जाता है।
छोटी आंत की दीवारों पर पाचन ग्रंथियां, छोटी आंत क्या करती है, पाचन ग्रंथियां पाई जाती है, विभिन्न प्रकार के एंजाइम को क्या करती है, स्त्राव करती है। इन रसों से भोजन के बड़े अणुओं छोटे अणुओं को विघटित होकर अवशोषण करती हैं। एक दिन में मनुष्य की आंत में 6 से 7 लीटर आंती रस निकलता है। तो मनुष्य की छोटी आंत में कितना रस निकलता है, 6 से 7 लीटर। अब इससे इरेप्सिन या प्रोटीन को पेप्टोन में बदलने का काम कौन करता है, प्रोटीन एवं पेप्टोन को एमिनो अम्ल में बदलने का काम कौन करता है, इरेप्सिन करता है। माल्टोज क्या करता है, माल्टोज को ग्लूकोज में परिवर्तन करना। सुक्रोज क्या करता है, ग्लूकोज को फ्रैक्टोज में। तो सुक्रोज क्या करेगा, ग्लूकोज को फ्रैक्टोज में, जबकि लैक्टोज क्या करेगा, ग्लूकोज को गलैक्टोज। तो लैक्टोज से ध्यान रखना है, ग्लूकोज को गामेई की ग्लूकोज को गलैक्टोज में, जबकि लाइमेज क्या करता है या एम्लिपाइड बसों को ग्लिसरीन अर्थात फैटी एसिड में बदलने का काम करता है। इसके बाद आता है बड़ी आंत। छोटी आंत के बाद पचे हुए अवशिष्ट पदार्थ बड़ी आंत में आते हैं, जहां जल का अवशोषण होता है। तो क्वेश्चन ध्यान रखना कि जल का अवशोषण कहाँ होता है, तो बड़ी आंत में होगा। इस क्रिया के पश्चात अवशिष्ट पदार्थ मल के रूप में मलाशय में जाता है, अंततः गुर्दा से होकर मल के रूप में शरीर से क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है। बड़ी आंत से दो विभक्त हो जाती है, एक तो कोलेन में और एक मलाशय में। बड़ी आंत किस में विभक्त हो जाएगी, कोलेन और मलाशय में विभक्त हो जाती है। तो बड़ी आंत किस में विभक्त हो जाती है, तो बड़ी आंत हो जाती है मलाशय में विभक्त हो जाती है। अब आता है पित्ताशय। पित्ताशय नाशपाती के आकार की एक थैलीनुमा संरचना होती है। पित्ताशय क्या होती है, नाशपाती आकार की एक थैलीनुमा संरचना होती है, ठीक है, जो यकृत के नीचे स्थित होती है। यकृत के नीचे कौन होगी, पित्ताशय, जिसमें यकृत से निकलने वाला पित्तरस, यकृत से जो भी पित्तरस निकलेगा वह कहाँ जम जाएगा, अपना पित्ताशय में। यकृत से निकलेगा पित्तरस कहाँ जमेगा, पित्ताशय में, ठीक है। यह पित्ताशय पीले रंग का क्षारीय द्रव होगा। पित्ताशय कैसा होगा, पीले रंग का क्षारीय द्रव होगा, और जिसका 0.7% पित्त लवण और 0.28% कोलेस्ट्रॉल होगा। कोलेस्ट्रॉल क्या होगा, 0.28% कोलेस्ट्रॉल। अब पित्ताशय में कोई एंजाइम नहीं होता, इसकी प्रकृति क्षारीय होती है, इसका पीएच मान 7.7 होता है। पित्तरस का पीएच मान कितना होता है, 7.7 होगा। विटामिन ए डी के वसा में घुले विटामिन के अवशोषण में क्या होता है, पित्ताशय मुख्य भूमिका निभाता है। अब आता है अग्नाशय। यकृत के बाद शरीर में मुख्यतः सबसे बड़ी ग्रंथि, क्वेश्चन आता है कि सबसे बड़ी जो ग्रंथि होती है मनुष्य में वह कौन सी होती है, तो अग्नाशय होती है। यह नली युक्त अर्थात नलिका विहीन दोनों प्रकार की ग्रंथि है। अग्नाशय नली युक्त भी होगी और नलिका विहीन भी होगी। इसका भाग लैंगरहिस की दीपिका कहा जाता है। इसका एक भाग क्या होता है, लैंगरहिस की दीपिका कहते हैं हम किसे, अग्नाशय को। इसके द्वारा इंसुलिन और ग्लूकेगॉन नामक दो हार्मोन निकलते हैं। तो क्वेश्चन ध्यान रखना, अग्नाशय से इंसुलिन निकलेगा और ग्लूकेगॉन निकलेगा। अग्नाशय रस के 96% लगभग 98% तो जल होगा, शेष क्या होते हैं, इसमें लवण और एंजाइम होते हैं। अग्नाशय की प्रकृति कैसी होती है, क्षारीय होती है, जिसका पीएच मान 7.5 से लेकर 8.3 तक होता है। तो इसका पीएच मान कितना होता है, 7.5 से लेकर 8.3 तक होता है अग्नाशय का पीएच मान। अग्नाशय रस में कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन 3 पाचक एंजाइम होते हैं, इसलिए इसे पूर्ण पाचक रस भी कहा जाता है। अग्नाशय को क्या कहते हैं, पूर्ण पाचक रस भी कहते हैं। इसमें 5 एंजाइम ट्रिप्सिन, एमाइलेज, कार्बोसिक्स, पेप्टोन्स, लाइमेज और माल्टोज, कितने एंजाइम होते हैं, एक बार और रिवाइज कर लो, ट्रिप्सिन, एमाइलेज, कार्बोबिल्स, पेप्टिस, लाइमेज और माल्टोज होते हैं। इंसुलिन की खोज 1991 में बेंटेन और बेस्ट ने की थी। इंसुलिन की खोज करने वाले वैज्ञानिक थे एक बेंटेन और बेस्ट। अग्नाशय का एक भाग लैंगरहिस की दीपिका के द्वारा स्त्राव एक प्रकार हार्मोन है जो रक्त में शर्करा की मात्रा को, क्वेश्चन आता है कि इंसुलिन क्या करता है, रक्त में शुगर की मात्रा को नियंत्रित रखने का काम कौन करता है, इंसुलिन की यदि अल्प स्त्राव हो जाए तो मधुमेह या फिर डायबिटीज नामक रोग हो जाता है। हृदय में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ने से डायबिटीज होता है। इसके बाद आता है इंसुलिन की अधिक मात्रा में स्त्राव में शरीर में ग्लूकोज की मात्रा
कम होने लगती है, जिसे हाइपोग्लाइसीमिया नामक रोग हो जाता है। यदि इंसुलिन की मात्रा अधिक हो जाए तो ग्लूकोज की मात्रा घट जाएगी और जिससे हाइपोग्लाइसीमिया नामक रोग हो जाता है। अतः जनन क्षमता तथा दृष्टि ज्ञान क्या हो जाता है, कम हो जाता है। अवशोषण क्या होता है, खाद्य पदार्थों के विकृत होकर रुधिर में पहुंचने की क्रिया को खाद्य पदार्थों का क्या होकर वितरित होकर रुधिर में पहुंच जाता है, जिसे हम अवशोषण कहते हैं। अवशोषण मुख्य रूप से छोटी आंत में होता है, सबसे ज़्यादा छोटी आंत में। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज और गैलेक्टोज में परिवर्तित करता है, प्रोटीन अमीनो अम्ल में, और वसा किसमें, ग्लिसरॉल में, और मोनोडाई और ट्राइग्लिसरॉल में। अब आता है स्वांगीकरण क्या होता है, अवशोषित भोजन को शरीर द्वारा उपयोग में लाया जाना। अवशोषित भोजन होता है उसे शरीर द्वारा उपयोग में लाया जाना स्वांगीकरण कहलाता है। मलत्याग क्या करना है, बड़ी आंत में भोजन अवशोषण नहीं होता है बल्कि कोलोना के द्वारा क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है। आहार नाल के अंदर अनेक एंजाइम होते हैं, ऊपर क्रिया करते हैं और कुछ अंश अपचयित हो जाता है। मल में अनेक लवण जैसे आयरन, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम क्या हो जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं। कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और मित्र यारों के साथ शेयर करो। हर एग्जाम चैनल। नमस्कार, जय हिंद।